आस्था कुमारी, आप बताइएगा रिजल्टिंग Yes, sir. इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टिंग इंटेंसिटी, रिजल्टिंग I इंटेंसिटी का, proportional to R. रिजल्टिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी नहीं, रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला। Resulting intensity का तो था I. चलिए अपना माइक ऑफ कीजिए आप। चलिए बताएंगे माधुरी कुमारी। रिजल्टिंग इंटेंसिटी का सर। हाँ, दो वेव जब सुपर इम्पोज हो रहा था तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? I1 प्लस बोलिए जल्दी से। I1 प्लस I2 प्लस अंडर रूट I1 I2 cos फाई। 2 छोड़ दिए। 2 बोले सर। अच्छा बोले थे, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? I1 अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर, अंडर दोनों का स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, याद है। चलिए अब इसके बाद एक आध गो शॉर्ट पूछ लिया जाए, है ना, कि किनको किनको याद है थोड़ा बहुत देख लेते हैं। चलिए बताएंगे सुमन। सुमन आप बताइएगा इंटेंसिटी, जो रिजल्टिंग इंटेंसिटी में मिनिमम का फॉर्मूला क्या था? रिजल्टिंग इंटेंसिटी में मिनिमम का फॉर्मूला क्या था? मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला मतलब बताना आपको। नहीं बोलेंगे? अपना माइक ऑफ कर लीजिए तब। चलिए आगे बताते हैं, रहने दीजिए, बाद में फिर पूछते हैं, ठीक है? माइक अपना ऑफ कर लीजिए आप। देखिए हम लोग जो पढ़े थे, ये पढ़े थे कि दो वेव जब सुपर इम्पोज करता है, चाहे वो साउंड का वेव हो चाहे जिसका वेव हो, अगर एक सोर्स के द्वारा इंटेंसिटी जो है यहाँ पर I1 है, दूसरे सोर्स के द्वारा इंटेंसिटी जो है I2 है, ये सोर्स है, लाइट का सोर्स हो या साउंड का सोर्स हो, दोनों में सेम ही होगा। तो यहाँ पर इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है I1 होता है, रिजल्टिंग इंटेंसिटी जो यहाँ पर होगा I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 होता है, इंटू कॉस थीटा होता था, यानी कॉस फाई। ये रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला हुआ करता है, आप लोग समझते हैं बात को। यानी रिजल्टिंग इंटेंसिटी में देख लीजिए कि क्या करना है आपको, दोनों का इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, चाहे साउंड का वेव हो, यानी साउंड में भी यही फॉर्मूला लगेगा और लाइट में भी यही फॉर्मूला लगेगा। अब हम लोग ये निकालना चाहते हैं कि यदि दो वेव है ना, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तब सुपरपोजिशन के बाद क्या होगा? यानी कि we want to find resulting intensity when both source have same intensity, दोनों सोर्स का इंटेंसिटी सेम हो जाए तब की बात करेंगे। यानी कि दो सोर्स है, सोर्स को S1 S2 से डिनोट कर रहे हैं, इसके द्वारा जो वेव आके सुपर इम्पोज करेगा इस पी पॉइंट पर, वहां इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, जबकि इसका भी इंटेंसिटी I0 है और इसका भी इंटेंसिटी I0 है, दोनों का इंटेंसिटी सेम है। तो आप फार्मूला अभी अभी पढ़े हैं, तो I0 लिखेंगे 2 रूट अंडर I0 और इंटू कॉस फाई लिखेंगे। देख लीजिए ध्यान से, ज्यादा कुछ भारी भरकम यहाँ हम नहीं लिखने वाले हैं, आप बात को समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, अगर ये I बराबर हो गया तो यहाँ ट्वाइस I0 प्लस 2I0 कॉस फाई होगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब यहाँ पर क्या है, ट्वाइस I0 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस कॉस फाई बच जाएगा, इस बात को आप समझते होंगे अच्छी तरह से। देखिए एक फार्मूला हम लिख रहे हैं, बहुत लोग बायो के स्टूडेंट होंगे जिनको याद नहीं रहता है, उनके लिए है। यहाँ पर देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला, cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है ना,
तो एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, और एक होता है ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ऐसे एक फार्मूला ये भी होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। इस फार्मूला का हम यहाँ पर अभी यूज करने वाले हैं। ये फार्मूला हिंट के रूप में लिखे हैं, इसलिए रेड से लिखे हैं और घेर भी दिए हैं, है ना। ये डेरिवेशन करते समय बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आता है। ये 12th के लिए मेनली हम आपको डेराइव कर रहे हैं। 12th में ये क्वेश्चन आता है डेरिवेशन के रूप में, है ना। तो वहां पर ये फार्मूला यूज होता है। देखिए हमको 1 को कटवाना है तो कॉस वाला लेंगे, क्योंकि इस 1 को हमको यहाँ से कटवा करके ब्रैकेट से बाहर निकाल देना है कॉस को। तो देखिए हम इसको लिखेंगे ऐसे, I बराबर ट्वाइस I नॉट 1 प्लस, देखिए कॉस थीटा के बदले हम लिखेंगे ऐसे कॉस 2, और 5/2 अगर लिख दिए तो कोई फर्क पड़ जाएगा? आप खुद बताइए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 ये कट करके कॉस 5 ही रह जाएगा। अब 5/2 को थीटा मान लीजिए, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे। अब तो यानी कि अब बात समझने की कोशिश कर रहे होंगे आप लोग, तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि I बराबर जो होगा ट्वाइस I नॉट होगा, और 1 प्लस, अब देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1 पुट कर देते हैं, तो 2 cos स्क्वायर 5/2 -1 ब्रैकेट बंद ऐसे, तो यह -1 यह +1 गायब हो जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ ये, यानी I बराबर होगा ट्वाइस I नॉट इंटू 2 cos स्क्वायर 5/2, यानी I बराबर होगा 4 I नॉट cos स्क्वायर 5/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब दो वेव सुपर इम्पोज कर रहा हो और दोनों का जो इंटेंसिटी है आपका सेम हो, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होगा। देख लीजिए ध्यान से, अच्छी तरह से आप बात को समझ सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए एट एनी कंडीशन, बस सोच लीजिए। किन्हीं को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बतलाइए, प्रॉब्लम पूछिएगा, ये मत बोलिएगा सर दोबारा बता दीजिए। कहीं डाउट है तो ये बताइए, दोबारा वाला कंसेप्ट में हम समझ जाते हैं कि आप क्या कर रहे थे, है ना। दोबारा का बात नहीं बोलिए, बोलिए कि सर यहाँ डाउट है, क्वेश्चन अपना राइज कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन बतलाने के लिए तैयार हैं। किन्हीं को भी किसी तरह का डाउट है तो बतलाइए। देख लीजिए फार्मूला एक और बन गया आपको, ये साउंड में भी फार्मूला लगेगा, जो कल वाले में पढ़ा रहे हैं ये सब फार्मूला वहाँ डेराइव नहीं होगा, पहले ही बोल दिए हैं, है ना। दोनों जगह एक ही चीज, नहीं तो यही वीडियो वहां भी डाल दें, काम खत्म है ना। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पर रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको बतलाना है। और रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो है एक आपका बहुत अच्छे तरह से हम आपको समझा चुके हैं। किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए, क्योंकि अब इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए किन्हीं को कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए ये हुआ रिजल्टिंग इंटेंसिटी, यानी जब आपका दो वेव है, दोनों का इंटेंसिटी सेम है, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा? जल्दी से बनेगा। बात समझ में आ गया है? बोलिए। अब नहीं बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहे हैं, यानी सब लोगों को समझ में आ गया है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं और इसको मिटाते हैं कि आखिर क्या है। जो देखिए इसके बाद जो है हमने कहा ना कि ये टॉपिक को पढ़िएगा, इंटेंसिटी जो पढ़ा रहे हैं ना, इंटरफेरेंस, वो साउंड में भी होता है और लाइट में भी होता है। और क्वेश्चन कभी कभी कंपटीशन में क्या होता है, एक क्वेश्चन साउंड में भी दे देगा और एक क्वेश्चन लाइट में भी दे देगा। सोच लीजिए आपको एक ही थ्योरी से 2 क्वेश्चन का फायदा हो जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी एग्जाम का कोई भी टीचर पूरा क्वेश्चन सेट नहीं करता है। अगर मान लीजिए साउंड हमको सेट करने के लिए दिया और लाइट आपको, तो बताइए कि हम दोनों में तो बातचीत है नहीं, तो मेरा मन किया उसका मन किया, लेकिन एक क्वेश्चन निश्चित रहेगा इंटेंसिटी से, बस इतना ही याद कीजिए। एकदम कंडीशन फिक्स है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए अभी हम लोग और एक चीज पढ़े थे, क्या पढ़े थे? इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी तो वहां से हम काम किए नहीं है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है,
तो एम्पलीट्यूड में क्या होगा, अब यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। अब आप रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे, और आई मैक्स, हम बहुत सारा फॉर्मूला पढ़े। आई मैक्स का फॉर्मूला पढ़े √√I1 प्लस √√I2 का होल स्क्वायर पढ़े आप। एक टर्म आप ये जानते हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है और आई इक्वल टू KA स्क्वायर होता है, और इंटेंसिटी है, अब एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखते हैं। यानी दो वेव है, दोनों का एम्पलीट्यूड A1 A2 माने थे, याद कर लीजिए। तो इसका एम्पलीट्यूड मान लिया कि A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, और सुपर इम्पोज होने के बाद इंटेंसिटी तो होगा। तो इंटेंसिटी का रिजल्टिंग इक्वेशन के बाद ये वाला वैल्यू जो है, अगर रूट में है, अगर दोनों तरफ रूट ले लीजिए, तो √I जो होगा वो डायरेक्टली इक्वल टू एम्पलीट्यूड हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। तब आप आई मैक्स का जो फॉर्मूला है वो ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर एम्पलीट्यूड के टर्म में। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर एम्पलीट्यूड दोनों टर्म का होगा। देख लीजिए ध्यान से, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आई मिनिमम का जो इंटेंसिटी है वो लिख सकते हैं A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं है, बस सोच लीजिए, समझने का फेर था, बस उसी को काम करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। तो आई मैक्स और बाई आई मीन का जो रेशियो होगा वो आप समझ सकते हैं कि √√I1 और प्लस √√I2 का होल स्क्वायर एक हुआ था, और एक होगा √√I1 माइनस √√I2 का होल स्क्वायर होगा। अब इसी फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई मैक्स बाई आई मीन का रेशियो, आई मैक्स बाई आई मीन का रेशियो एम्पलीट्यूड के टर्म लिखेंगे तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर होगा, बाई A1 माइनस A2 का भी होल स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बात सोचिए और ध्यान से देखिए। आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई कष्ट है तो बताइए, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं लगता कि कोई कष्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आएगा। बस सोच लीजिए, डायरेक्ट आएगा, इसमें कोई आपको इधर उधर नहीं होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो हर हाल में आएगा, डायरेक्ट आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी अभी लाइव का असाइनमेंट भी भेजे थे आप लोग को, एक लाइव का असाइनमेंट भी भेजे हैं, जिसमें इंटरफ्रेंस करके एक टॉपिक होगा, सबसे पहला टॉपिक है ना, उसमें से कुछ क्वेश्चन अब बनाना है। यानी कि अभी अभी हम लोग बहुत सारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ लिए हैं, है ना। एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी भी पढ़े हैं, I इक्विवेलेंट बराबर 4I0 cos स्क्वायर 5/2। इन सभी फॉर्मूला का जितना क्वेश्चन हो सकता है और एग्जाम में आया है, सारा क्वेश्चन को अभी बताते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप लोग को बनाना है, इंटरफ्रेंस और YDSC अभी जो भेजे हैं उसमें निकाल लीजिए, हम क्वेश्चन बता रहे हैं वही क्वेश्चन बनाना है आपको। देखिए सबसे पहला है 3 नंबर क्वेश्चन, असाइनमेंट जो होंगे भेजे होंगे 3 नंबर को नंबर, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव गिवन बाय 4:1, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव क्या होगा। ये AIPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख लीजिए जल्दी से बनाइए। 3 नंबर हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, कौन कौन बनाना है वो सोच लीजिए। 3 नंबर पूछना बनाना है, 5 नंबर बनाना है, फिर आपका 9 नंबर बनाना है। 359 पहले 3 क्वेश्चन बनाइए, 359, और तब हम आपको फिर बताएंगे आपका मतलब उसके आगे कौन कौन बताना है। पहले 359 क्वेश्चन नंबर देखिए जल्दी से, जो असाइनमेंट भेजे हैं। ठीक है, जल्दी से फास्ट से देखिए। आराम से देखिए, टेंशन मत लीजिए। चलिए इधर देखिएगा ध्यान से, हम क्वेश्चन बता रहे हैं एक दो, फिर आपको दिमाग लगाना है ना। ये पहला जो क्वेश्चन है नीट में आया हुआ है, यानी AIPMT में 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव आर गिवन बाय, यानी दो इंटेंसिटी है, यानी कि दो सोर्स होगा, एक S1 S2 सोर्स होगा
दोनों से जो इंटेंसिटी आ रहा है, एक I1 इंटेंसिटी होगा, एक I2 इंटेंसिटी होगा। तो कहता है रेशियो ऑफ टू इंटेंसिटी ऑफ वेव आर गिवन बाय इतना, आने की इसका मतलब I1 बाई I2 का जो वैल्यू दिया है 4:1 दिया है। कहता है देन रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव, इसका एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा, एम्पलीट्यूड A1 A2 होगा। तो आपको पता है कि I1 बाई I2 जब लिखिएगा तो A1 का स्क्वायर बटा A2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जब निकालना है तो A1 बाई A2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट I1 बाई I2 लिखेंगे, यानी अंडर रूट 4/1 लिखेंगे, यानी 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। देख लिए ध्यान से। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। 5 नंबर में कहता है पीरियोडिक वेव ऑफ इंटेंसिटी I1 I2 पास थ्रू अ रीजन एट द सेम टाइम। देखिए पीरियोडिक वेव है, पीरियोडिक मतलब वही साइनोसॉइडल, बाई बराबर जो हम लोग लिखते हैं ना ए साइन ओमेगा टी, तो उसको पीरियोडिक वेव कहते हैं, क्योंकि साइन का ग्राफ ये होता है, उसको पीरियोडिक कहते हैं। याद कीजिए वही इक्वेशन पीरियोडिक कहलाता है भी। तो कहता है पीरियोडिक इंटेंसिटी पास थ्रू अ रीजन, कहता है यहाँ दो इंटेंसिटी है और दोनों एक रीजन से पार करता है सेम टाइम में, यानी कि सेम टाइम में पार करने का मतलब दोनों सुपर इम्पोज हो गया है, दोनों सुपर इम्पोज हो गया है। द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, तो कहता है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जोड़ क्या होगा, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको निकालना है कि आई मैक्स प्लस आई मिन का जोड़ क्या होगा, ये बताना है। देख लीजिए ध्यान से, आई मैक्स और आई मिन। तो आई मैक्स का वैल्यू क्या होता है, आपको आपका इंटेंसिटी के टर्म में अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको पता है कि I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर होता है, और प्लस I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर होगा, ये बात आपको पता है। और ये बात जब पता है तो लिखिएगा I1 प्लस I2 आप प्लस ट्वाइस रूट अंडर I1 I2, किसके बदले लिखे हैं, ये इसके बदले लिखे हैं, प्लस I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट अंडर I1 I2 होगा। अब देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट जाएगा, तो ट्वाइस I1 प्लस ट्वाइस I2 बच जाएगा, यानी 2 कॉमन ले लेंगे तो I1 प्लस I2, ऐसा आंसर आ जाएगा। देख लिए ध्यान से। अब किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, क्या निकालना था जो समझ लीजिए बात को, देख लीजिए ध्यान से। अब 8 नंबर जो क्वेश्चन दिए हैं, हाँ कोई पूछना चाह रहे हैं तो बोलिए, नहीं तो 8 नंबर क्वेश्चन बनाइए आप। सर फिर इसी से में थर्ड नंबर बता दीजिए। थर्ड नंबर फिर से बता दो, उसमें क्या आपको कष्ट है ये हमको बतलाइए, डाउट सर पूछिए। हाँ सर यहाँ पे सेम डायरेक्शन में तो I1 इज इक्वल टू I2 नहीं होगा। सेम डायरेक्शन में नहीं, I1 I2 नहीं, सेम डायरेक्शन का मतलब फाई 0 होगा ना, ठीक है। आपका I1 I2 इंटेंसिटी अलग अलग ही होगा, इंटेंसिटी उसमें अलग है। जो पूछ रहे थे थर्ड नंबर फिर से बताइए, वो डाउट अपना बताइए कि क्या है। बोले नहीं फिर से वाला कहानी में हम काम नहीं करते हैं, क्योंकि फिर से वाला में हमको पता चल जाता है कि आप क्या क्या रहे थे। जो आप अपना डाउट पूछिए कि सर क्या समझ में नहीं आया, ये बताइए। आपको ये नहीं समझ में आया कि दो वेव है, दोनों का सोर्स है, दो इंटेंसिटी निकाला है I1 I2, क्वेश्चन में दोनों का इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है, आप लोग एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है। तो फार्मूला आपको पता है कि इंटेंसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रेशियो लीजिए तो फार्मूला बन गया आपका। और जब ये फार्मूला बन गया तो A1 बाई A2 लीजिएगा, इधर अगर स्क्वायर हटाइए तो ये रूट के अंदर चला जाएगा, वो मैथ लगाना है, आपका आंसर आ गया है। देख लीजिए ध्यान से, सारा यहाँ पर दिमाग लगाना ही नहीं है, आप लोग दिमाग क्या लगा रहे हैं, सब फार्मूला पुटिंग, फार्मूला याद है कि नहीं और कैलकुलेशन करने आता है कि नहीं, ठीक है। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो चलिए बनाइए आगे, अगला क्वेश्चन बनाइए आप लोग।
देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 8 नंबर वो समझिए। द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन विथ टू कोहेरेंट लाइट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी रेशियो n इन द इंटरफेरेंस पैटर्न रेशियो ऑफ इतना बिल भी क्या होगा। देखिए बात को अगर समझिएगा तो दो को सोर्स पहले बना लीजिए, अगर दिमाग नहीं काम करता है तो। ये S1 है, ये S2 सोर्स है, सोर्स का नाम है। दोनों का इंटेंसिटी जरूर कुछ ना कुछ होगा, मान लेते हैं कि I1 होगा I2 होगा, दोनों का इंटेंसिटी। अब क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जहां ये सुपर इम्पोज करेगा वहां पर ये वैल्यू बताना है, जबकि इंटेंसिटी का रेशियो n है, यानी क्वेश्चन के अनुसार I1 बटा I2 जो दिया हुआ है ना वो n दिया है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन में क्या कहा, I1 बाई I2 का रेशियो जो है वो n दिया है, उसको समझिए बात को। तब आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है क्या कि I मैक्स माइनस I min बाई I मैक्स प्लस I min का रेशियो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो अभी अभी आप पढ़े थे I मैक्स। देखिए एक बात समझ लिए, इस हम तो चाहेंगे तो तुरंत लिख देंगे, लेकिन आपको समझना है, इसीलिए थोड़ा सा हमको भी लिखना पड़ता है बार बार फॉर्मूला, क्योंकि आप लोग को छठा सतवां का अलजेब्रा का भी फॉर्मूला याद नहीं रहता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। याद कीजिए यहाँ पर अगर मैक्सिमम मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक फार्मूला भी होता था जो हम लोग याद किए थे। चलिए उस फार्मूला का यूज नहीं करते, हम पूरा लिख ही देते हैं। आई मैक्स का वैल्यू जो होता है आपका रूट अंडर I1 होता है और रूट अंडर I2 होता है, पूरा लिख दे रहे हैं तब बात फिर करेंगे। माइनस रूट अंडर I1 होता है माइनस रूट अंडर I2 होता है, उसका होल स्क्वायर होगा, और नीचे तो दोनों प्लस ही होगा, रूट अंडर I1 रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर और प्लस रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर होगा। अब जब बात समझ सकते हैं आप तो समझिए आगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहां से जब लिखेंगे और तोड़ेंगे इसको तो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 होगा, माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ए स्क्वायर होगा बी स्क्वायर होगा माइनस 2 रूट अंडर I1 I2 होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए ये बात हम बता दिए आपको कि क्या होगा, ये ब्रैकेट के अंदर है। यहाँ पर भी होगा I1 होगा I2 होगा 2 रूट अंडर I1 I2 होगा, बात समझ लीजिए। और फिर यहाँ प्लस साइन अब की बार होगा तो ब्रैकेट लेने की जरूरत भी नहीं है, 2 रूट अंडर I1 I2 होगा इनटू में। अब देखिए गौर से समझिएगा तो ये टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर बच जाएगा आपका क्या, वो समझ लीजिए ऊपर बच जाएगा 4 रूट अंडर I1 I2 बच जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस इस दोनों से कट जाएगा और नीचे है जो ये वाला टर्म कट जाएगा, ये बच जाएगा आपका 2 I1 प्लस I2 बच जाएगा, ऐसा बच जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, अब ये कट गया तो बच गया क्या आपका, देख लीजिए ध्यान से 2 आपका रूट अंडर I1 I2 बाई I1 प्लस I2, यही वैल्यू बच गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि यहाँ पर जो है I1 बाई I2 का रेशियो n है और ऑप्शन भी उसी के टर्म में दिया गया है n के टर्म में। तो थोड़ा बहुत मैथ आता है तो कन्वर्ट आप कर सकते हैं, नहीं आता है तो बोलिए हम ही कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, कि क्या होगा नहीं होगा। जो n के टर्म में इसको बदलना है, किसके टर्म में, n के टर्म में बदलना है। तो देखिए I2 बराबर यानी I1 बराबर यहां से लिख सकते हैं n इंटू I2। देख लीजिए ध्यान से, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर आप लिखिएगा 2 रूट अंडर I1 के बदले n इंटू I2 लिख रहे हैं और इंटू I2 लिख रहे हैं डिवाइडेड बाई
यहाँ पर I1 के बदले लिखेंगे n इंटू I2 प्लस I2 लिखेंगे। I2 यहाँ से भी कॉमन आएगा, वहां से भी कॉमन आएगा और बिल्कुल कट जाएगा, ये बात आप समझते हैं। तो 2 रूट अंडर n ऊपर बच जाएगा और यहाँ n प्लस 1 नीचे बच जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। अब बताइए किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए। थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइए हमको, प्रॉब्लम बताइएगा, ये मत कहिए सर दोबारा फिर बता दीजिए, वो बहुत जानते हैं गड़बड़ पैदा करता है। हो गया आप लोग का कंसेप्ट क्लियर? तो आगे हम बढ़े। सर हाँ हाँ बोलिए। सर इसमें ये कोहेरेंट लाइट का क्या रोल है, कोहेरेंट सोर्स और अनकोहेरेंट क्या है इसमें? बताएंगे। कोहेरेंट सोर्स आगे पढ़ाएंगे YDSE में, जब एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे तब कोहेरेंट इनकोहेरेंट का वहां डिस्कशन करेंगे। कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है दो वेव जब सुपर इम्पोज करे तो दोनों का फेज सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड वगैरह सेम होना चाहिए, वो बताएंगे, डिस्कशन करेंगे उसको। कोहेरेंट इनकोहेरेंट को भी समझाएंगे, ठीक है। उसका भी यहाँ पर कोई रोल नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में कुछ वर्ड ज्यादा दिया रहता है। देखिए यह क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नीट में ही पूछा है, और भी एग्जाम में आया हुआ, क्योंकि नीट उसी को उठा करके एक क्वेश्चन डाला था। और हमने कहा ना कि यहाँ ये चैप्टर में पीछे के कोई चैप्टर यूज नहीं होता है, इसलिए बात समझने की कोशिश कीजिए आप कि यहाँ पर सिर्फ फार्मूला अगर आप लर्न कर लिए ना तो एक क्वेश्चन जेईई एडवांस में हर एक साल आता है यहाँ से, इसमें से, और पीछे से भी यूज नहीं होता है। नीट में आपको 2 क्वेश्चन के आसपास आता है, 2 3 2 3 ऐसे आता है यहाँ से, और जेईई मेन में भी 1 2 1 2 आता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर बाहर का यूज नहीं करना, सिर्फ आपको समझिए लाइट, इसीलिए कहा जाता है लाइट सेपरेट चैप्टर है ये, है ना। इसमें आपको मैकेनिक्स यूज नहीं होता है। चलिए तो अब हम आगे कुछ क्वेश्चन देते हैं, फिर से बनाइए, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन बनाइए, 12 नंबर क्वेश्चन। ट्वेल्व नंबर बनाना है। जेईई एडवांस में एक पूछा हुआ है 19 नंबर, वो बनाना है। फिर जेईई एडवांस में ही पूछा हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन, वो बनाना है। यानी कि आपको बनाना है 12 19 और 21, 3 क्वेश्चन बनाना है। 12 19 और 21, 12 19 और 21। देखिए लिख दे रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। 12 12 19 और 21, ये 3 क्वेश्चन आपको बनाना है। देख लीजिए ध्यान से अच्छी तरह से। 12 19 और 21 जो असाइनमेंट अभी भेजे हैं उसमें, ठीक है। एकदम फास्ट में बनाइए, है ना, रुकिए नहीं, रुकिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। है ना, तीनों क्वेश्चन को लगातार हम बतला देते हैं, है ना। देखिए इतना पढ़ने के बाद आपके दिमाग में जरूर कुछ कुछ चल रहा होगा, क्वेश्चन जब पढ़ लिए हैं एक बार तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है उसको समझिए। यानी कि ये नीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है 2 स्लिट ऑफ विथ रेशियो इतना है। कहता है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम एंड मिनिमम एट इंटरफेरेंस पैटर्न। देखिए ये जो विड्थ दिया रहता है ना, विड्थ चौड़ाई को कहते हैं और विड्थ को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं। जो विड्थ होता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये बात एक नया सीख लीजिएगा। विड्थ जो होता है वही एम्पलीट्यूड होता है, ये विड्थ को एम्पलीट्यूड कहते हैं, बस इतना समझ लीजिएगा। तो अब आप समझिए विड्थ का जो एम्पलीट्यूड अगर कहते हैं तो A1
बाई A2 का वैल्यू जो दिया हुआ है 1/25 दिया हुआ है। इतना समझ लिए बात को। इसका मतलब 1/25 किसका वैल्यू दिया है? एम्पलीट्यूड का वैल्यू दिया है। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम एंड मिनिमम इन द इंटरफेरेंस, यानी आई मैक्स बाई आई मीन का रेशियो करा निकालने के लिए आपको। तो आई मैक्स का फॉर्मूला एम्पलीट्यूड के टर्म में क्या होता है? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर होता है, बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होता है। ये बात समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। बात को समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा कष्ट नहीं होगा, बस इतनी सोच लीजिए। तो आई मैक्स बाई आई मीन निकालने चलिए आप। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि ज्यादा गुना भाग अगर नहीं करना चाहते हैं तो A2 बराबर 25 A1 हो जाएगा। A2 बराबर 25 A1 हो जाए तो 25 A1 और A1 तो 26 A1 हो गया, उसका होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई। अब देखिए A2 बराबर जो होगा 25 A1 हो जाएगा तो A1 माइनस 25 A1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपको बच गया 26 का स्क्वायर बाई कितना? 24 का स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से, 26 का स्क्वायर बाई 24 का स्क्वायर बच गया। तो यहां से लिख सकते हैं 26 इंटू 26 बाई 24 गुने 24 लिख सकते हैं। यानी कि अगर ज्यादा कटेगा तो 13 गुने 13 तो बच ही जाएगा हर हाल में, इधर 12 गुने 12 बच जाएगा, यानी 169/144 आपका रेशियो आ जाएगा। देख लिए ध्यान से। सर 9/4 आएगा ना? 9 क्या कर रहा था निकालने के लिए, एक बार देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम एंड मिनिमम इन इंटरफेरेंस। आई मैक्स बाई आई मीन। अच्छा, ये एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ था ना, इंटेंसिटी। वन बाई 5। एक मिनट रुकिए, कुछ गड़बड़ लगता हो गया है। एक मिनट रुक जाइए, कुछ लगता है यहाँ टर्म लेने में गड़बड़ी हो गया है। देखिए यहाँ ध्यान से, हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में 2 स्लिट यंग 2 स्लिट है, मतलब वही 2 होल है, 2 सोर्स है, 2 सोर्स है, विथ का रेशियो दिया हुआ है इतना आपका। तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इज, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम का, जबकि आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है A1 बाई A2 का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर इंटेंसिटी की बात कीजिएगा तो I1 बाई I2 अगर लिखिएगा तो ये रूट अंडर में चला जाएगा। इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड का, हमको लगता है कुछ गड़बड़ यहाँ प्रिंटेड में नहीं है। सर वहाँ पे 25 A1 होगा, वहाँ पे 26 A1 लिख दिए थे आप। अच्छा, वो नहीं होगा, ठीक है। सर मिनट विड्थ इज इक्वल टू इंटरफेरेंस। विड्थ जो होता है आपका क्या एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। हाँ, ये यहाँ गड़बड़ी हो गया था। विड्थ जो होता है क्या होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। यानी कि विड्थ जो होता है ना, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कर सकते हैं उसको। ये यहाँ से विड्थ जो होता है वो जितना, देखिए जितना बड़ा ये विड्थ होगा उतना बात ज्यादा इंटेंसिटी होगा। मतलब सोर्स का विड्थ जितना ज्यादा होगा वो एम्पलीट्यूड चाहिए, यानी कि विड्थ जो होगा वो इंटेंसिटी के बराबर होता है। विड्थ क्या होता है जो आपका इंटेंसिटी के बराबर होता है।
विथ जो होगा इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब यहाँ बात समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर यानी कि आपको दिया था इंटेंसिटी का रेशियो, एक्चुअली दे दिया था कितना, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ से कि विथ किसका रेशियो दिया हुआ है आपका, देख लीजिए क्वेश्चन का आ गया। हाँ, विथ रेशियो 1/25 दिया हुआ है। तो विथ रेशियो जो 1/25 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड बराबर क्या होगा, एम्पलीट्यूड अगर निकालिएगा एम्पलीट्यूड, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एम्पलीट्यूड बराबर एम्पलीट्यूड मतलब कि दोनों का एम्पलीट्यूड जब निकालेंगे A1/A2, तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा आपका 1/25 यानी 1/5 आ जाएगा। या और तब तो यहां से हम लिख सकते हैं कि आई मैक्स और आई मिन जो हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी का ही होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 516 हो जाएगा, 5 1 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ में से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर बचेगा। देखिए तो ये हो जाएगा कितना 9 बाई, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो 9/4, 9/4 रेशियो आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9/4 रेशियो आ जाएगा। देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन था आपका कितना नंबर था, 19 नंबर था, 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए इसको। इसके बाद है आपका 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो जेई एडवांस में आया क्वेश्चन है। इसमें कहता है टू कोहेरेंट मोनोसोर्स लाइट ऑफ इंटेंसिटी I and 4I। इसका मतलब है दो सोर्स लीजिए, एक S1 लीजिए और एक S2 सोर्स लीजिए। एक का जो इंटेंसिटी है I1 को I मान लीजिए और दूसरे का इंटेंसिटी I2 जो है 4I है। देखिए वही क्वेश्चन में कर रहा है, टू सोर्स जो है दोनों का इंटेंसिटी I और 4I दिया है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी इन द रिजल्टिंग वेव। अब कहता है जब ये सुपर इम्पोज करेगा तो आई मैक्सिमम कितना होगा ये पूछ रहा है, और आई मिनिमम कितना होगा ये पूछ रहा है आपको। सोच लीजिए, तो आई मैक्स का वैल्यू आप क्या लिखिएगा खुद सोच लीजिए, रूट अंडर इंटेंसिटी जो होता है रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर होता है, यही तो होता है आपका। अब देखिए ध्यान से, अब ये तो I है और ये कितना है 4I है, ठीक है। तो आपका ये कितना हो गया टोटल, यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, तब 4 से जब 2 बाहर निकल जाएगा तो ये रूट अंडर I बचेगा और 2 रूट अंडर I बचेगा। अब बताइए ये 2 1 3 हो गया, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर हो गया कितना, तो 2 1 3, तो 3 स्क्वायर कीजिएगा यानी 9I आ जाएगा आपका। 3 का स्क्वायर कीजिएगा ना, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा आपका 9 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 3 रूट अंडर I का होल स्क्वायर है, इसलिए क्या हो गया 9I। उसी तरह से मिनिमम इंटेंसिटी जब निकालिएगा तब क्या होगा, जब मिनिमम इंटेंसिटी निकालिएगा तो यहाँ पर सिर्फ माइनस होते चला जाएगा, और माइनस होते चला जाएगा तो रूट अंडर I और -2 रूट अंडर I बचेगा, उसी का होल स्क्वायर बच जाएगा जब वैल्यू पुट करेंगे इस तरह से तब। और ये होगा -I, यानी कि सिर्फ I बच जाएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा I बच जाएगा आपका। यानी मिनिमम इंटेंसिटी जो है I होगा और मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है क्या होगा आपका 9I होगा। फिर एक क्वेश्चन और दिए थे 21 नंबर, देख लीजिए ध्यान से, वो भी जेईई एडवांस में आया क्वेश्चन है, 21 नंबर था वो। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझिए। कहता है टू बीम ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी I and 4I interference to produce a fringe pattern on a screen. The phase difference between the beam is pi/2 at point A and pi at point B.
देखिए दो सोर्स लीजिए, आपकी बार फिर से कहता है दो सोर्स लीजिए, और दो सोर्स से जो इंटेंसिटी है ना, एक का इंटेंसिटी आई है और दूसरे का इंटेंसिटी फिर से 4i है। कहता है आगे दो पॉइंट लीजिए, कहीं एक पॉइंट ए लीजिए, कहीं एक पॉइंट बी लीजिए। यहां से वेव आके यहाँ पर सुपर इम्पोज करेगा, यहां से जाके यहाँ सुपर इम्पोज करेगा। कहता है ए पॉइंट पर सुपर इम्पोज किया तो फेज जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है π/2 यानी 90 डिग्री दिया है। कहता है बी पॉइंट पर जब टकराया, यानी यहाँ से इंटेंसिटी आते होते यहाँ सुपर इम्पोज किया और यहाँ जाके यहाँ सुपर इम्पोज किया, तो फाई जो है वह पाई के बराबर हो गया। देख लिये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो कहता है देन डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टिंग इंटेंसिटी ए एंड बी। तो ए पर इंटेंसिटी क्या होगा, आई ए, मतलब ए पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगा ये बताइए। तो ए पॉइंट पर इंटेंसिटी लिखिएगा तो लिखिएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 रूट अंडर I2 और cos π/2, cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ये बात आप समझते हैं। तो यहां से यहां तक सारा पार्ट 0 हो गया, यानी आई ए जो इंटेंसिटी हो गया, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, यहां से 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आ जाएगा 3 रूट अंडर आई हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ लिखा गया है ना, ये नहीं होता है ना, रूट अंडर सिर्फ वहां होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका क्या होगा, 415i हो जाएगा। इंटेंसिटी रूट केवल वहां होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos फाइव होता है, तो उधर गायब हो गया। यानी ए पॉइंट पर इंटेंसिटी आपका 5i आ गया। अब बी पॉइंट पर उसी तरह से निकालिए, आई बी बराबर क्या लिखेगा, I1 प्लस I2 आप प्लस क्या 2 रूट अंडर I1 I2 और cos पाई का वैल्यू -1 होता है, ये हो गया 5i, और तब इसको ये माइनस कर देगा। और देखिए यहां से जब निकलेगा तो 2i बन के निकलेगा, यानी 4i। इसका मतलब क्या हो गया, i हो गया। अब आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या कर रहा था, क्वेश्चन में निकालने के लिए रहा है द डिफरेंस बिटवीन रिजल्टिंग इंटेंसिटी एट ए एंड बी, यानी आई ए इंटेंसिटी और आई बी इंटेंसिटी का डिफरेंस निकालने के लिए, डिफरेंस मतलब मॉड लगा के निकालिए। तो आई ए जो है आपका 5i आया था और आई बी जो है आई आ गया था, दोनों का डिफरेंस जो हो गया इंटेंसिटी का वो 4i का हो गया। और देखिए ऑप्शन कैसे अरेंज किया था वो सोच लीजिए, आपको 5i भी ऑप्शन दे दिया था, है ना, और आपको 2i भी ऑप्शन दे दिया था, आपको 7i भी ऑप्शन दे दिया था। यानी सोच लीजिए जो आप सोच रहे थे सब ऑप्शन इसमें दिया हुआ था। अब बताइए इन सभी में कोई कष्ट है तो बोलिए जल्दी से, तब फिर आगे थ्योरी पढ़ेंगे, जल्दी से बोलिए। अगर इन सभी में कोई प्रॉब्लम है तो बतलाइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अब आपके लिए बच जाएगा। अभी पूरा इंटरफेरेंस हुआ नहीं है, जो जो हुआ है उसका क्वेश्चन बताए हैं। देख लीजिए इन सभी क्वेश्चन में कोई कष्ट है तो बतलाइए। तो आगे बढ़ें, देख लीजिए ध्यान से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद जो है ना हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो अगला हेडिंग क्या होगा, रिलेशन बिटवीन फेज मतलब एंगल और पाथ मतलब लेंथ। जब वेव ट्रेवल करेगा, यानी कि हम लोग को पढ़ना है अगला टॉपिक रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस, इसको फाई से डिनोट करते हैं, एंड पाथ डिफरेंस
पाथ डिफरेंस आने की एक्स से डिनोट करेंगे इसको। इस दोनों में रिलेशन निकालना है कि क्या होगा। तो बात समझिएगा, साइनोसॉइडल वेव वही होता है ना। तो साइनोसॉइडल वेव पर जब चलिएगा आप, आज से वेव जब ये आगे बढ़ रहा है इस तरह से आगे, तो एक बात बताइए, ध्यान से समझिएगा, जब आप यहां से यहां तक जाते हो तो एंगल में पाई होता है और ये 2 पाई होता है, और लेंथ में इसको वेवलेंथ कहते हैं, ये बात आपको पता है। लेंथ में इसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ये बात आपको पता है। अब जब लेंथ में इसको वेवलेंथ कहते हैं तो क्या होगा, उस बात को समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि वेव जब चल रहा है तो पाथ है, यानी वेव लेंथ लंबाई है, ये पाथ है और ये एंगल है। यानी आप यूनिटी मेथड से ऐसा लिख सकते हैं, यदि पाथ डिफरेंस जो है, पाथ डिफरेंस इज लेमडा, if path difference is lambda, then phase difference is 2 पाई। ये बात समझ में आ गया होगा। हमने कहा कि यदि पाथ डिफरेंस लेमडा है तो फेज का डिफरेंस जो है 2 पाई होगा। इफ पाथ डिफरेंस यदि 1 हो जाए, देन फेज डिफरेंस जो हो जाएगा इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा हो जाएगा। यूनिटी मेथड लगा रहे हैं, एक एक नियम देख लिए ध्यान से। यदि पाथ डिफरेंस लेमडा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई है, तो पाथ डिफरेंस यदि 1 हो जाए तो फेज डिफरेंस क्या होगा। उसी तरह से यदि पाथ डिफरेंस x हो जाए, x, देन फेज डिफरेंस जो हो जाएगा आपका 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स होगा। दैट इज आप लिख सकते हैं यहां पर फेज डिफरेंस को फाई से डिनोट करते थे, तो फाई का जो फॉर्मूला आ गया 2 पाई इंटू एक्स बाई लेमडा आ गया। देखिए, हम लोग जात भाई पर बड़ा ध्यान देते हैं, है ना। तो एक जात को एक तरफ रखिए तो ज्यादा फायदा होगा। समझ गए बात को, क्या होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा, बस समझ लीजिए बात को। केवल क्या करना है, ये फाई है, इसको इधर ले आइए तो बाई 2 पाई हो जाएगा, इक्वल टू एक्स बाई वेवलेंथ हो जाएगा। फॉर्मूला याद हो गया कि नहीं। अब देखिए, लर्न करने में कोई भारी नहीं होना चाहिए, भारीपन नहीं आना चाहिए आपको, और ये वाला ये साउंड में भी होगा, इसलिए बात समझ लिए। हम बोले ना कि सारा थ्योरी इसमें उधर जा रहा है। तो ये 5 फेज डिफरेंस बाई 2 पाई है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, फेज डिफरेंस बाई 2 पाई है, तो देखिए फेज का डिफरेंस बटा टोटल एंगल इन वन ऑसिलेशन। याद कीजिए, फेज का डिफरेंस बटा टोटल एंगल इन वन ऑसिलेशन इक्वल टू पाथ का डिफरेंस बाय टोटल वेव लेंथ इन वन पाथ। यानी कि एक ऑसिलेशन में वेव जितना दूरी तय किया, मतलब कि पाथ का डिफरेंस तो वेव लेंथ, माना पाथ में पाथ से रेशियो लीजिएगा, और ये देखिए रेशियो है तो यूनिट लेस डायमेंशन लेस भी होगा, इसलिए 5/2 पाई इक्वल टू एक्स बाई लेमडा। सिमिलरली उसी प्रकार से जब यहां से यहां जाते हैं तो एक टाइम पीरियड कहलाता है। याद कीजिए, यहां से यहां तक गए तो 2 पाई, यहां से यहां तक गए तो वेव लेंथ, यहां से यहां तक गए तो टाइम पीरियड। तब तो फार्मूला को अगर और इलोबरेट कर लेते हैं तो मजा आ जाएगा। 5/2 पाई तो होगा ही, एक्स बाई लेमडा भी लिखिए तो कोई फर्क नहीं है। और टाइम का डिफरेंस, टाइम लैग इसको कहते हैं, बाई टोटल टाइम इन वन ऑसिलेशन, या टाइम लैग आर इनटू फ्रीक्वेंसी। क्योंकि टाइम पीरियड का उल्टा एक टर्म जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, इस बात को समझ लीजिए। ये सब टर्म तो लिखा हुआ था, जो नहीं लिखा है उसको मैं लिख देता हूँ। टी बराबर जो है टाइम लैग है। टाइम लैग मतलब टाइम कितना से आगे पीछे हुआ। टी क्या है कैपिटल टी में, ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है। और आपका एफ जो क्या है वो फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है। तो आप समझ सकते हैं रिलेशन आपको जरूर समझ में आ गया होगा।
बताइए जिनको थोड़ा बहुत कष्ट है जल्दी से। तो फेज एंगल एक बार बता दीजिए ना। फेज मतलब होता है, फेज को ही एंगल कहते हैं। फेज फेज मतलब होता है एंगल होता है, मतलब कोण होता है। आप बताइए जब एक ऑसिलेशन चलिएगा तो यहाँ देखिए ये पूरा आधा साइकिल में एंगल होता है पाई, और फिर आधा साइकिल में पाई, तब टोटल यहाँ से काउंट कर रहे हैं तब 2 पाई आ गया। तो ये वेव में हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत सारा जो क्वेश्चन है ना आपको इस फिगर से भी बनेगा। जब एक बार आप यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो टोटल एंगल 2 पाई का डिफरेंस हुआ। अब आधा चलिएगा तो पाई का डिफरेंस होगा। तो वही लिखा गया यहाँ पर कि अगर यहाँ से आप यहाँ गए हैं तो पाई का 2 पाई का डिफरेंस है और लेंथ में लेमडा का है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इफ पाथ डिफरेंस इज लेमडा देन फेज डिफरेंस इज 2 पाई। इफ पाथ डिफरेंस इज लेमडा देन फेज डिफरेंस इज 2 पाई। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं उस बात को समझिए। ठीक है, तो इफ पाथ डिफरेंस इज लेमडा देन फेज डिफरेंस इज 2 पाई। बस इतना ही समझ लीजिए, अच्छी तरह से बात को समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। देख लीजिए, है ना। और जब यूनिटी मेथड में आ गए तो वही फिर लिख रहे हैं कि अगर पाथ का डिफरेंस 1 हो तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लेमडा यूनिटी मेथड में डिवाइड हो जाता है। फिर एक का वैल्यू मालूम हो, ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई होता है। तो फेज डिफरेंस बराबर ये वैल्यू आ गया। अब इसको 2 पाई को इधर कीजिएगा तो 2 पाई इधर आ जाएगा, तो 5/2 पे इक्वल टू x बाई लेमडा आ गया। अब देख लीजिए ध्यान से कि क्या है यहाँ पर। सर इस पाथ फार्मूला को, डिफरेंस और वेवलेंथ सेम है। हाँ, वेव लेंथ मतलब होता है वेव के द्वारा तय की गई दूरी इन वन ऑसिलेशन, यानी वो पाथ ही है एक्चुअली, तब ना लेंथ लगा हुआ है, लंबाई। वेव लेंथ वो पाथ डिनोट करता है, पाथ को आने की लेंथ को डिनोट करता है। फेज जो है एंगल को डिनोट करता है। देखिए इस फार्मूला का यूज एक जगह और करेंगे, वहां फार्मूला हम डिराइव नहीं करेंगे। 12th में ही अल्टरनेटिंग करंट एसी एक चैप्टर पढ़ना है, फर्स्ट बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है, 7th नंबर है। उसमें ये टाइम लैग वाला और फ्रीक्वेंसी के साथ ये फेज मतलब ये वाला और वो वाला रिलेशन आता है। और यहाँ पर जनरली हम लोग ये रिलेशन और इसको रिलेशन, मतलब इस रिलेशन से लाइट और साउंड में चलेगा, और यही रिलेशन आपका वहां यूज होगा। अच्छा, आप लोग ये भी तो बात समझते होंगे करंट कितना फेज आता है आपका, आपके घर में कै फेज का लाइन, सिंगल फेज, डबल फेज, ट्रिपल फेज? डबल फेज। आप बताइए फेज, वहां फेज मतलब क्या होता है? वही एंगल होता है, यही फेज आप यूज कर रहे हैं बचपन से कि देखिए तार जो होता है 3 फेज में आता है, 3 फेज लाइन होता है, लेकिन 3 फेज में आप लोग सिंगल फेज यूज करते हैं। किसी के घर में तीनों फेज जाता है, यानी 6 या 7 किलोवाट अगर पावर लेते हैं तो आप तीनों फेज लगा सकते हैं। चोरी से सर? चोरी से तो सब कुछ हो जाएगा, है ना। चलिए और कोई बोलिए, कुछ पूछना है तो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अगले क्लास में थ्योरी चलेगा मेनली, इसमें अब प्रॉब्लम हो गया यहाँ तक का। अब अगले क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज चलेगा, इंटरफेरेंस क्या होता है, कोहेरेंट अनकोहेरेंट सोर्स क्या होता है, यानी इनकोहेरेंट सोर्स क्या होता है, फिर आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक पढ़ना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब तो मीटिंग एंड कर देते हैं क्योंकि अब ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम किन्हीं को है तो बोलिए। ठीक है, चलिए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है